देखो, ये हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक था बेसिकली रिक्वायरमेंट गैदर। तो देखो हमारे पास दो पॉइंट है। सबसे पहले वी हैव रिक्वायरमेंट गैदर एंड सेकंड वन इज रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। इन दोनों पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, because as a business analyst the first core roles and responsibility is to gather the requirement from the client side, to understand the pain point from the client side, to understand exactly what they want, और हम उसी को ही डिलीवर करेंगे विद आवर डेवलपमेंट टीम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है और दूसरी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पहले बता देता हूँ कि हम लोग इस पॉइंट पे कब आएंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, कंपनी के अंदर किस तरीके से ये चीजें होंगी। ठीक, सो एज वी नो दैट कि हमारे पास वी हैव ए सेल्स टीम या फिर सेल्स डिपार्टमेंट, और उस सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर वी हैव डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशंस जस्ट लाइक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, या फिर बिजनेस ग्रोथ मैनेजर, या whosoever इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू द रिक्वायरमेंट फॉर द गैदरिंग वाला पार्ट। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी, सो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव या फिर हेड ऑफ सेल्स या फिर वाइस प्रेसिडेंट जो कि सेल्स का, यही सारे के सारे लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपको इनवाइट करने के लिए या फिर आपको रिक्वायरमेंट देंगे, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट आपको बोलेंगे कि वी हैव ए मीटिंग लाइक 6 PM 7 PM और 8 PM, एंड यू एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई क्लाइंट क्या बोल रहा है। ठीक है, तो सेल्स टीम की साइड से मोस्ट ऑफ द केसेस में सेल्स टीम की साइड से ही हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट आती है। ठीक, वो रिक्वायरमेंट जब आएगी हम लोगों के पास, लेट्स सपोज कि वो रिक्वायरमेंट इज रिलेटेड टू फूड डिलीवरी ऐप बनवाना है किसी को, वो रिक्वायरमेंट इज रिलेटेड टू किसी को वेबसाइट बनवानी है, वो कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अभी हम लोग XYZ लेके चल रहे हैं कि वो रिक्वायरमेंट जो है वो XYZ होगी। ठीक है, सो इस रिक्वायरमेंट पे जो ये लोग बोलेंगे हेड ऑफ सेल्स या फिर VP या फिर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव तो नहीं बोलेंगे, सो हेड ऑफ सेल्स या फिर VP जनरली आप लोगों को बोलेंगे कि वी नीड ए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ऑन दिस रिक्वायरमेंट, और वी हैव ए क्लाइंट मीटिंग एट दिस टाइम, तो प्लीज बी अवेलेबल फॉर द गैदरिंग। ये दो ही पार्ट होंगे। ठीक, तो जैसे ही हम लोगों के पास कहीं से भी रिक्वायरमेंट आती है कंपनी में, तो बिजनेस एनालिस्ट को पिन करा जाता है, या तो उसको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बनाना है, RFP, जो ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, या फिर जो पॉइंट नंबर 2 है उसको मीटिंग करनी है। ठीक है, मीटिंग के बाद वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट बनाए। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले मीटिंग होगी उसके बाद ही डॉक्यूमेंट बनेगा, या पहले डॉक्यूमेंट बनेगा उसके बाद ही मीटिंग होगी। सो दीज ऑल द सिनेरियो बेस्ड थिंग्स, कि जो क्लाइंट ने बोला है वही हमें बना। तो ऐसा भी होता है कि बिजनेस एनालिस्ट से पहले या तो हेड ऑफ सेल्स या फिर VP जो है वो ऑलरेडी मीटिंग कर चुके होते हैं क्लाइंट के साथ। अब क्लाइंट वांट ए डिटेल प्रपोजल where you as a business analyst have to mention the cost estimation along with the timeline of the project। ठीक, तो ये तीन चार चीजें हैं। तो अभी हम लोग रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को थोड़ा सा साइड लेके चल रहे हैं, हम इसका सिनेरियो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग मीटिंग्स का सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, कहाँ से, या तो हेड ऑफ सेल्स से आएगी या VP से आएगी, या जो भी सेल्स टीम का बंदा होगा, या फिर जो भी कंपनी में रिस्पॉन्सिबल होगा क्लाइंट को पिच करने के लिए, क्लाइंट को लेके आने के लिए, वहां से रिक्वायरमेंट आपके पास आ जाएगी एज ए बिजनेस एनालिस्ट। तो जैसे ही आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक,
उस रिक्वायरमेंट को सबसे पहला स्टेप एज अ बिजनेस एनालिस्ट, सबसे पहला स्टेप आप उसको गो थ्रू करोगे। गो थ्रू इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल पार्ट, क्या ये रिक्वायरमेंट मेरी टेक्निकल है, एंड सेकेंड इज नॉन टेक्निकल वाला पार्ट, क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट नॉन टेक्निकल है। ठीक है, वो पढ़ते के साथ ही पता लग जाएगा कि इज दिस रिक्वायरमेंट इज टेक्निकल और नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को दिखाया था, एक आरएफपी था। ठीक, तो उस आरएफपी में लिखा था प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में। तो वो जो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी। नॉन टेक्निकल मीन्स टू से दैट कि जिसने भी वो रिक्वायरमेंट लिखी होगी, या वो क्लाइंट ने लिखी हो, या फिर क्लाइंट के किसी कलीग ने लिखी हो, या फिर एम्प्लॉय ने लिखी हो, जिसने भी लिखी हो वो बंदा नॉन टेक्निकल पर्सन है। ठीक, तो अगर रिक्वायरमेंट्स की लाइन में, अगर मेरे पास जो भी रिक्वायरमेंट है, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट क्लाइंट की साइड से आ रही है, अगर वो बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स में लिखी हुई है, उसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट्स हैं, या टेक्निकल बुलेट पॉइंट्स हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है, वो आपको समझ में नहीं आ रही है, दैट मीन्स टू से दैट कि वो रिक्वायरमेंट जो है वो प्योर टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, रिलेटेड टू द डेटाबेस, रिलेटेड टू द क्रिप्टो, या रिलेटेड टू द जो भी टेक्नोलॉजी या ट्रेंड्स वगैरह जो चल रही है। अगर रिक्वायरमेंट को इस तरीके से होएगी कि वी वांट दिस फूड डिलीवरी ऐप, या फिर मुझे एक वेबसाइट ई कॉमर्स डोमेन की बनवानी है, इस तरीके से होगी, तो वो रिक्वायरमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉन टेक्निकल हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक, देखो, बना हम लोग सॉफ्टवेयर ही रहे हैं, तो टेक्निकल की जो चीजें हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, तो वो बात की बात है। इस पॉइंट पे जो फर्स्ट पॉइंट है, जो रिक्वायरमेंट हेड ऑफ सेल्स, वीपी, ये जिससे भी आ रही है बिजनेस एनालिस्ट के पास, तो ये समझना जरूरी है कि क्लाइंट टेक्निकल है या फिर नॉन टेक्निकल है। क्योंकि अगर क्लाइंट टेक्निकल हुआ तो हमें कुछ दूसरे अरेंजमेंट भी करने पड़ेंगे, और क्लाइंट नॉन टेक्निकल हुआ तो फिर हमें दूसरे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। सो दिस इज द सिनेरियो पार्ट कि एज अ फंक्शनल बिजनेस एनालिस्ट, हाउ यू विल हैंडल द टेक्निकल क्लाइंट्स, हाउ यू विल हैंडल द टेक्निकल क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्निकल क्लाइंट्स। ठीक है, यहाँ से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो दोनों के दोनों पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता। ठीक है, देखो, अगर मेरी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट टेक्निकल है, एक मिनट, अगर मेरी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट टेक्निकल है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्लाइंट भी टेक्निकल होगा, बट आई एम नॉट एबल टू आंसर द टेक्निकल क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लाइंट साइड, इस मोमेंट पे क्या करोगे आप लोग? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। I think we will take the help of the technical people to understand and respond to the client. कैसे करोगे ये चीज? ठीक है, हेल्प लेंगे, कैसे हेल्प लेंगे हम लोग? First, take help from your manager. ठीक है, Second, we can go back to the client again and ask for a पहली more. मीटिंग है हमारी, फर्स्ट मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग होने वाली है 7 PM पे। सपोज करो मेरी 7 बजे मीटिंग है क्लाइंट के साथ। ठीक है, और पहली मीटिंग, एंड आई फील कि क्लाइंट इज टेक्निकल पर्सन, अब क्या करोगे आप लोग? We need to find somebody who actually can help, in the technical side of the house. हाँ, So we have talked with product manager first. प्रोडक्ट मैनेजर फर्स्ट, कैसे Yes, बात product करोगे manager. प्रोडक्ट मैनेजर से? उनके पास टाइम नहीं होगा। Technical parts. So they provide the right person, right guy who can further help you. ठीक है, Basically, they allocate the person who ठीक है, can help with. और किससे करोगे, और कैसे कर सकते हो? और Maybe taking the help of ChatGPT, something else to gather as much knowledge we can, and based on that we can get back to the meeting or concerned person. जो टेक्निकल पर्सन ऑलरेडी है, वो आपको 2 मिनट में पकड़ लेगा। देखो, आप लोगों ने सही बताया, प्रोजेक्ट मैनेजर की हेल्प लेंगे, प्रोडक्ट ओनर की हेल्प लेंगे, या किसी की भी हेल्प लेंगे, बट वो हेल्प एक्चुअल में कैसे लोगे? मेन क्वेश्चन,
बिकॉज यू गाइज आर शोइंग द एक्सपीरियंस, तो आपने तो काम किया हुआ है, राइट? तो वो आंसर कैसे करो? देखो 2-3 चीजें होती हैं हमारे पास। हम हमेशा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखते हैं। अगर आपने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके नहीं रखी कंपनी के अंदर, तो आपका जो रिपोर्टिंग मैनेजर है उसको समझ में ही नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है? सो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्रिएट ए म्यूचुअल और कॉमन ग्रुप विद द इंटरनल स्टेक होल्डर्स, जिसकी भी आप हेल्प ले लोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास रिक्वायरमेंट टेक्निकल है, ठीक है? तो मेरे पास अगर रिक्वायरमेंट टेक्निकल है, तो मुझे पता है कि इन माय कंपनी वी हैव 3 to 4 प्रोजेक्ट मैनेजर्स, क्योंकि एक प्रोजेक्ट मैनेजर तो रहता नहीं है कंपनी के अंदर, डोमेन एक्सपर्ट्स भी हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी है, या फिर डिलीवरी मैनेजर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, तो वो सब अलग अलग, किसी को किसी चीज का एक्सपीरियंस है, किसी को किसी चीज की एक्सपर्टीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड ए पर्सन कि भी जिसको इस डोमेन में नॉलेज है। अब लेट्स सपोज ये जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, दिस टेक्निकल रिक्वायरमेंट इज फॉर ई कॉमर्स, ठीक है? ई कॉमर्स, अभी मैं एक सिनेरियो ले रहा हूँ जस्ट, ठीक है? तो ई कॉमर्स है, तो आप देखोगे अपनी कंपनी के अंदर कि ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट कौन हैंडल कर रहा है। सबसे पहले नहीं पता है तो अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को पिन करोगे, सेल्स टीम को पिन करोगे, क्योंकि सेल्स टीम के पास सारा डेटा होता है, ठीक है? तो इसमें जो भी आपका बंदा होगा, एक जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल दीज ई कॉमर्स डोमेन प्रोजेक्ट्स, आप उसको पिन करो। जो भी आपका कंपनी का कम्युनिकेशन चैनल होगा, चाहे वो स्लैक हो, चाहे वो एमएस टीम्स हो, या जो भी हो, रिपोर्टिंग मैनेजर के साथ उसके साथ एक ग्रुप बनाओ। लेट सपोज कि प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम XYZ है, तो XYZ और आपके रिपोर्टिंग मैनेजर ABC और आप खुद, ठीक है? तो ये एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन रहेगा कि हाँ, जो बिजनेस एनालिस्ट है वो क्या कर रहा है। उसके बाद यू हैव टू शेयर द डॉक्यूमेंट विद द रिपोर्टिंग मैनेजर। वो डॉक्यूमेंट जो यहाँ से आया होगा, जो हेड ऑफ सेल्स या वीपी ने आपने आपको दिया होगा, सेम डॉक्यूमेंट आप चैट पे शेयर करोगे एट द रेट जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम होगा, वी हैव ए मीटिंग एट 7 PM, लेट्स डिस्कस दिस रिक्वायरमेंट इन द बोर्ड रूम, ठीक है? तो पहले ही आप प्रोजेक्ट मैनेजर को बताओगे कि भाई मेरी मीटिंग 7 बजे है, वरना ये लोग अवेलेबल पहली बात तो रहते ही नहीं है, ठीक है? तो कोई भी बॉटल नेक सिचुएशन क्रिएट ना हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक बफर टाइम लेते हैं ताकि वो भी प्रिपेयर रहें, और अगर उनकी कोई मीटिंग हो 7 बजे, 7:30 बजे या फिर 8 बजे, तो फिर हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास उनसे वो चीज लें, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा क्लाइंट ऑलरेडी टेक्निकल पर्सन है, तो मीटिंग के अंदर तो मैं एज ए फंक्शनल बिजनेस एनालिस्ट हूँ, ठीक? तो टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर तो मैं भी नहीं कर सकता उस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट मैनेजर को उस मीटिंग के अंदर इनवाइट करूंगा, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो या प्रोजेक्ट मैनेजर सेंड ए डेवलपर, टीम के अंदर जो भी डेवलपर है वो उसको शेयर करेगा, कुछ भी XYZ हो सकता है। तो हमें एक पर्सन की जरूरत है जो कि टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर कर पाए ऑन द बिहाफ ऑफ अस। इतनी चीज समझ में आई? इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, हमेशा यही रहता है। आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, हमेशा प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्निकल पर्सन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी टेक्निकल जार्गन्स को सॉल्व करने के लिए क्लाइंट की साइड से, तभी वो सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज वो क्लाइंट आपके हाथ से चले जाए। दूसरा सिनेरियो है नॉन टेक्निकल। अब नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में हम लोगों को पता है कि जो क्लाइंट है वो नॉन टेक्निकल पर्सन है। अब नॉन टेक्निकल पर्सन मीन्स मोस्ट ऑफ द केसेस में 80%, 85% केसेस में क्लाइंट के पास सिर्फ एक आइडिया ही होता है कि मेरा ये बिजनेस है और इसके बिहाफ पे मुझे कुछ एक्सपेंशन करनी है, ब्रांड अवेयरनेस करना है, या फिर रेवेन्यू जनरेशन करनी है, या फिर मुझे और अपने बिजनेस को बढ़ाना है। तो मैं कैसे बढ़ाऊं पर्टिकुलर चीज, ऐप से बढ़ाऊं, वेबसाइट से बढ़ाऊं, ये क्या हो सकता है? तो आइडिया आपके साथ डिस्कस होगा, तो वो ऑलरेडी आप लोग आराम से हैंडल कर सकते हो, वहां पे कोई टेक्निकल पर्सन की नीड उस टाइम पे नहीं होगी, बट आने वाली मीटिंग्स में वहां भी टेक्निकल पर्सन की नीड होने वाली। तो ये दो सिनेरियो ही होते हैं, या तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो टेक्निकल होगी, या मेरी रिक्वायरमेंट नॉन टेक्निकल होगी।
तो नॉन टेक्निकल में मैं हैंडल कर सकता हूँ रिक्वायरमेंट को, क्योंकि क्लाइंट जो है वो टेक्निकल नहीं है। बट टेक्निकल रिक्वायरमेंट में अगर क्लाइंट टेक्निकल है तो कहीं ना कहीं मुझे पर्सन की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, ताकि वो सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाए प्रॉपरली। रिलायबिलिटी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, नॉन फंक्शनल से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड, स्केलेबिलिटी से रिलेटेड। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो कर। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? Bangsh, one question from my side. Yes. There are some situations, first of all, when the technical project manager or somebody is not available, or sometimes the meeting is on a very short notice, जहाँ पर they are not able to find the time and they cannot come to the meeting. And since we have joined a company as a senior BA, so definitely they're expecting us to, work as a technical BA, like with an experience. And second question is, in some cases, a sales team says, no, we cannot involve project manager or a technical person in this one because in this meeting itself, client gonna discuss the cost estimation या costing या जो भी कुछ है वो सब भी वो एक मोटा मोटा डिस्कस करेंगे. So sometimes they say कि नहीं यार अभी नहीं करते हैं ना इसको, टेक्निकल को हम बाद में करेंगे, फिलहाल एक ओवरव्यू के लिए you have to take this meeting and do the requirement gathering so that we can find the exact cost estimation and we can give that costing and we can discuss technical information. इस तरह से कुछ भी केवल होता है तो उस केसेस में क्या हो? देखो, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है रिलेटेड टू द कॉस्ट एस्टिमेशन और रिलेटेड टू जो भी कमर्शियल्स हैं, ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज होती है। अगर बिजनेस एनालिस्ट के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो टेक्निकली साउंड नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, सो वहां पे जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर होगा या फिर जो हमारे डेवलपर होंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि अगर क्लाइंट टेक्निकल है तो वो टेक्निकल आंसर से ही सेटिस्फाइड होने वाला है, अदरवाइज वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, आप कितना ही कुछ कर लो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, यार मीटिंग के अंदर, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि वी कैन नॉट एबल टू डिस्क्लोज द कमर्शियल पार्ट्स विद द प्रोजेक्ट मैनेजर, तो हम लोग मीटिंग्स में ही उनको बोल देते हैं बहुत पोलाइट वे में कि इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लाइंट साइड तो प्लीज लीव द मीटिंग, इस तरीके से हम लोग उनको बोल देते हैं। तो जैसे ही वो मीटिंग को लीव करते हैं तो बाद में बिजनेस एनालिस्ट या फिर बिजनेस मैनेजर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में बिजनेस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट एस्टिमेशन वाला पार्ट, नॉट बिजनेस एनालिस्ट। अगर कंपनी के अंदर यू आर रिस्पॉन्सिबल तो आप करोगे, अदरवाइज बिजनेस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल रहता है या फिर हेड ऑफ सेल्स रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। तो जब ये प्रोजेक्ट मैनेजर ऑलरेडी मीटिंग, तब यहाँ पे आप एंड विंडो पे ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, ठीक है। दूसरी चीज, हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर को या फिर टेक्निकल टीम को तभी इन्वॉल्व करते हैं जब हम लोग देख लेते हैं कि क्लाइंट सीरियस है या फिर नहीं है, क्योंकि हमेशा टेक्निकल टीम को हम लोग परेशान नहीं कर सकते। वो ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, डेली बेसिस पे बहुत सारी मीटिंग्स, बैक टू बैक मीटिंग्स क्लाइंट के साथ उनके पास होती है, तो उनको हम लोग वैसे पिन बिल्कुल भी नहीं करते। तो एक बार हम लोग जब क्लाइंट की सीरियसनेस देख लेते हैं फर्स्ट मीटिंग में या फिर वेरी शॉर्ट मीटिंग में, 15 मिनट की मीटिंग, 10 मिनट की मीटिंग या फिर टेक्स्ट में ही, ठीक, फ्रॉम द बजट साइड, फ्रॉम द टाइमलाइन साइड, तो टाइमलाइन का इश्यू तो कुछ नहीं है, टाइमलाइन फिजिबिलिटी एक्चुअल में क्या है, तो वो चीज हम देख के फिर हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर को इनवाइट करते हैं। एकदम से हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि उनका भी टाइम वेस्ट होता है। Okay. ये और क्वेश्चन यहाँ पे, ये सारे सिनेरियोज हैं, ये सारे के सारे सिनेरियोज जब यू ज्वाइन द कंपनी ना, तो आपको इस सारे सिनेरियो फेस करने के लिए मिलेंगे, इसलिए मैं ये सारे के सारे सिनेरियो पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड Sir, हाँ जी, before doing the meeting with client, how we get the client is a technical or non-technical? We have not done meeting with client. दैट इज डिपेंड अपॉन द डॉक्यूमेंट जो आपके साथ शेयर हुआ है। Sir, suppose the document is made by someone, company's employee or staff, and the meeting we held, the meeting with the guy is not technical guy.
situation can be happen. रिस्क होता है, बिल्कुल होता है रिस्क। वहां पे हम So लोग how we कुछ can assess this? So suppose we invite a technical guy from our team and the external stakeholder is non-technical. And suppose we get the situation that we assume that the guy is technical. So sir, in this situation, वो चीज मैं बताऊंगा अभी, जब हम लोग 7 PM वाली मीटिंग करेंगे ना, तो इस पॉइंट पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट्स आप कैसे कवर करोगे, वो सारे के सारे सिनेरियोज वहां पे नहीं। और ये चीज होती है, ये बहुत कॉमन चीज है कि डॉक्यूमेंट आया फ्रॉम द नॉन टेक्निकल क्लाइंट, बट व्हेन आई ज्वाइन द मीटिंग तो क्लाइंट लग रहा है बिल्कुल टेक्निकल। तो ये शॉक हमेशा नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, बट yes, तो कहीं ना कहीं से जैसे मीटिंग्स आ रही हैं सेल्स टीम से, तो सेल्स टीम से भी हम लोग पूछ लेते हैं, क्या ये एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, क्या ये न्यू क्लाइंट है। इफ इज द न्यू क्लाइंट, तो भाई इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल क्या है, लिंक्डइन पे ये कौन है, इसकी डेजिग्नेशन क्या है, CTO है, CEO है, एक्सपीरियंस क्या है, वो सब निकल जाता है, वो सब निकाल लेते हैं हम। सेल्स टीम सब So निकाल। basically, as being BA, before the conducting the meeting, we do some R&D as well about the client, to find more यहाँ पे about it. बताऊंगा, वो मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको बताऊंगा कि वी हैव डिफरेंट फेजेस एज वेल। नॉट लाइक कि वी हैव ए मीटिंग एट 7 PM एंड हम लोगों ने विदाउट प्रिपरेशन ज्वाइन द मीटिंग। सो दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो, यू आर नॉट एबल टू गैदर द रिक्वायरमेंट प्रॉपरली। ठीक है, तो उससे पहले भी हमें बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। प्री फेज प्रिपरेशंस हो गई, ड्यूरिंग मीटिंग प्रिपरेशन हो गई, पोस्ट मीटिंग प्रिपरेशन हो गई, बहुत सारी चीजें अभी हैं। अभी तो आपने 10 या 20% ही समझा है रिक्वायरमेंट गैदरिंग को। ठीक है, Okay. Yes, sir. ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड गैदरिंग एंड एलिसिटेशन। ये दो पार्ट मेरे पास हैं। द फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड सेकंड वन इज रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। ठीक, ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट था जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। दिस इज द बैकग्राउंड पार्ट जनरली। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एलिसिटेशन, एनीवन हैव एन आइडिया कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं? ठीक है, देखो, अगर मैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग की बात करूं, दो चीजें होती हैं। एक होती है हियरिंग और एक होती है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इन दो चीजों से ही सारी चीजें हैं। अगर मैं आपकी बात सुन रहा हूं, दैट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अगर मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा हूं, दैट इज रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। कैसे? देख, रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब व्हाट दे से। सिंपल सी बात, आप कोई भी मीटिंग अटेंड करो, आप किसी इंटरनल स्टेक होल्डर से बात करो, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से बात करो, तो जो वो बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। So think of this as a collecting information. You have to listen to what people are saying. You note down their needs, you note down their problems, उनकी wishes क्या है। इस पॉइंट पे जब वो बोल रहे होंगे, इस पॉइंट पे you don't judge or fix at this stage कि we have this solution, we have this solution, नहीं, सिर्फ उनको सुनना है। ठीक है, so it's like writing a shopping list, सीधी सी बात। ठीक है, जैसे घर में सामान आ रहा है, तो सामने वाला बोल रहा है, हम लिख रहे हैं, अभी हम उससे कुछ नहीं पूछ रहे, कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोग सुन रहे हैं। सो दिस इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में एक ही चीज ध्यान रखो, व्हाट दे से, और इसको हम लोग बोलते हैं हियरिंग। यहाँ पे हमने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, यहाँ पे हमने उनको कोई जज नहीं करा, हम सिर्फ उनके पेन पॉइंट्स को सुन रहे हैं, दैट्स इट। दिस इज द रिक्वायरमेंट गैदरिंग। क्लाइंट ने बोला आई वांट फास्ट डिलीवरी, गुड क्वालिटी, लो कॉस्ट, ठीक है, तो वी आर जस्ट गैदरिंग इट, वी आर जस्ट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं एलिसिटेशन की बात करूं, सो एलिसिटेशन में व्हाट दे एक्चुअली नीड, दिस इज द एलिसिटेशन। तो हम जो हमने सुना है हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, डीप डाइव करेंगे इस पॉइंट पे आके। सो दिस इज डिगिंग डीपर। You ask smart questions, you have
लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एराज ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट रिक्वायरमेंट। जब आप गैदर करने जाओगे तो उनसे पूछोगे, यू हैव टू क्लैरिफाई द कंफ्यूजन, यू फाइंड द रियल प्रॉब्लम बिहाइंड द वर्ड्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने बोला कि आई वांट फास्ट डिलीवरी, आई वांट फास्ट डिलीवरी। ये क्लाइंट की साइड से आया, ठीक है, हमने सुन लिया। बट जब हम इसकी एलिसिटेट करेंगे, इस पर डीप डाइव करेंगे, तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू हैव टू आस्क सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लाइंट कि हाउ फास्ट। उसने बोला ना आई वांट फास्ट डिलीवरी, कितनी फास्ट? सेकंड, सेम डे या फिर नेक्स्ट डे? दिस इज सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, सारे कस्टमर्स के लिए, फॉर ऑल कंज्यूमर्स या कस्टमर्स, या फिर प्रीमियम कस्टमर्स के लिए जिनके पास गोल्ड मेंबरशिप है, सिल्वर मेंबरशिप है। सो इस तरीके से क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फास्ट लिखा है, ये हम क्यों पूछ रहे हैं? ये हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं ताकि वंस द मीटिंग इज ओवर, तो यू हैव टू प्रेजेंट दिस रिक्वायरमेंट इन फ्रंट ऑफ डेवलपर, इन फ्रंट ऑफ डेवलपमेंट टीम, प्रोजेक्ट मैनेजर। अब प्रोजेक्ट मैनेजर को आप बोलोगे कि क्लाइंट बोल रहा है आई वांट फास्टेस्ट डिलीवरी, तो इस फास्टेस्ट डिलीवरी का क्या मतलब है? तो वो नहीं समझते, उनको न्यूमेरिकल वैल्यूज में समझाओ कि 24 घंटे में डिलीवरी, 10 मिनट में डिलीवरी, 15 मिनट में डिलीवरी, 2 दिन में डिलीवरी, इस तरीके से चीजें। तो इस पॉइंट पे, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन पे, वी अंडरस्टैंड द रियल नीड, नॉट जस्ट वर्ड्स। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम लोग सिर्फ वर्ड समझ रहे हैं उनके, लेकिन एक्चुअल नीड हम लोग रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में समझ रहे हैं। So this is a simple difference between requirement gathering and requirement elicitation. So requirement gathering is just collecting the information what people say. हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं, हम लोग we are on the surface level. But in requirement elicitation, we are going to understand the requirement very deeply. What people really need. तो हम वहां पूछ भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं। तो हम लोग वहां पे सरफेस लेवल पे नहीं है, हम लोग वहां पे रूट लेवल पे हैं। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम लोग सरफेस लेवल पे होते हैं, सरफेस लेवल, पूरा का पूरा ऊपर ऊपर। लेकिन रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में वी आर ऑन द रूट लेवल कि एक्चुअल में क्या चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? जी आकाश भाई, समझ में आया। Yes, Akash. ठीक है, अब ये जो चीजें हम लोग पूछ रहे हैं, देखो रिक्वायरमेंट गैदरिंग की कोई टेक्निक नहीं है कि भाई ये टेक्निक है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक यू कैन कलेक्ट द रिक्वायरमेंट। नहीं, सिंपल बोला, हमने सुन लिया, दैट्स ऑल। So we have a different techniques in requirement elicitation, and with the help of that we can easily extract the requirement. Let's suppose that in the requirement there are number of या फिर multiple department are involved on the project. तो हम लोगों को हर एक डिपार्टमेंट पे जाने के बाद उनसे वो रिक्वायरमेंट को गैदर करना होगा उनके पास। अब वो कैसे करेंगे हम लोग? So, मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं और मोस्ट ऑफ द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की टेक्निक से ही खत्म हो जाते हैं। सो इंटरव्यूअर में इंटरव्यू आस्क क्वेश्चन लाइक हाउ यू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। एक स्टेक होल्डर ये बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है, तीसरा ये बोल रहा है, कैसे कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आओगे? बिकॉज दिस इज योर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करते हो आप? ठीक है, सो हमारे पास रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका टेक्निक का हम लोग यूज करके चीजों को और ज्यादा स्मूथ करते हैं। सबसे पहली टेक्निक, बहुत कॉमन टेक्निक, दैट इज नोन हमारा इंटरव्यू। दिस इज मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पावरफुल टेक्निक। तो जहां पे मेरा एक ही क्लाइंट है, लेट सपोज यूएस क्लाइंट या फिर यूके क्लाइंट, तो जो उनके स्मॉल बिजनेसेस हैं, तो उसके अंदर एक ही बंदा आता है, उसी को सब बनवाना होता है। related to fundraising website, related to multi-service community platform, related to intellectual property, उनको
खुद ही उनकी टीम है 10 12 15 लोगों की, उसके ऊपर एक बॉस बैठा हुआ है, वो बॉस आपसे कनेक्ट होगा और वो कनेक्ट जब होगा तो वहां पे एक ही स्टेक होल्डर रहेगा, उसी से आप बात करोगे, उसी का आप काम कर रहे हो मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक, गवर्नमेंट क्लाइंट मिल गया तो वहां पे सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल होंगे, आपको हर एक डिपार्टमेंट से जाने के बाद वो जैसे ईआरपी आप बना रहे हो, ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सीआरएम आप बना रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, सेल्स डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है। तो उन सबकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है डेली बेसिस पे, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे चीजें आ रही है, लीड्स आती है तो कहाँ जाती है, तो ये सारा कुछ करके हम लोग देखते हैं। इंटरव्यू सिंपल सी बात है कि 1 to 1 टॉक विद पीपल, ठीक है। सो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले इंसान से कि व्हाट प्रॉब्लम आर यू फेसिंग ऑन द डेली बेसिस, ठीक है, या फिर व्हाट टेक्स मोस्ट ऑफ योर टाइम, क्योंकि हर एक बिजनेस को ऑटोमेशन चाहिए आज के ट्रेंड के अंदर। तो सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे लग रहा है उसको, ये हमें, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। तो अगर आप पेन पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करना सीख गए तो सारी चीजें आप इजिली एक्सट्रैक्ट करना सीख जाओ, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली टेक्निक इंटरव्यू टेक्निक, जैसे मैं आप सब लोगों से बात कर रहा हूँ, तो अगर इस मीटिंग के अंदर एक ही पर्सन होता तो हम 1-on-1 बात करते, तो उसको हम लोगों ने बोला इंटरव्यू। जब कोई नया प्रोजेक्ट होता है या फिर कुछ कोई इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है या फिर हमें बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी हो, तब हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज इंटरव्यू टेक्निक। फिर दूसरी टेक्निक आती है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्कशॉप, ठीक है। तो वर्कशॉप से ही हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करते हैं, ठीक, जैसे हम लोग सबके सब हैं यहाँ पे। सो दिस इज वर्कशॉप, मैं एक इंसान बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, तो वर्कशॉप इज डिस्कशन विद मेनी पीपल टुगेदर। तो मैं बिजनेस टीम के साथ बैठूंगा, टीम के साथ बैठूंगा, सपोर्ट टीम के साथ बैठूंगा, मैं उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करूंगा, ताकि वो सारे के सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर है, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं, किसी को कुछ समझ में आ रहा है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है। तो हर एक चीज को कॉमन प्लेटफॉर्म लाने के लिए हम वर्कशॉप्स को डिजाइन करते हैं, वर्कशॉप को क्रिएट करते हैं, शेड्यूल करते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसी वर्कशॉप में एक सेल्स टीम है और एक टेक्निकल टीम है, ठीक है। सेल्स टीम बोल रही है कि ऐप स्लो चल रहा है, टेक्निकल टीम क्या बोलेगी, यूजर का ओवरलोड है सिस्टम के ऊपर। तो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग, दोनों का अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। इन दोनों को समझने के बाद हम लोग जो अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वो एक्चुअल में नीड है, तो इसलिए हम लोग वर्कशॉप करते हैं। तो स्टेक होल्डर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म द वर्कशॉप्स। तो वर्कशॉप से सारी की सारी चीजें जो है वो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो दिस इज सेकंड रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक। थर्ड, ऑब्जर्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं शेडोइंग, शेडोइंग भी हम लोग जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन के अंदर हम जो लोग काम कर रहे हैं एक्चुअल में, उनको हम लोग देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं और उनकी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो कल एक क्लाइंट आपके पास आया मैन्युफैक्चरिंग डोमेन का, तो आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे पूछनी है ना, कि आपको आपके पेन पॉइंट्स एक्चुअल में क्या है। अब उस पॉइंट पे सामने वाला बंदा आपको नहीं बता पा रहा है कि उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैकेनिकल कंपनीज में ये बहुत होता है, जो लेबर लोग होते हैं वो नहीं बता पाते हैं सामने वाले के सामने, तो आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उन सारे पीपल्स को देखना पड़ेगा कि काम कैसे कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वो थिंकिंग करने के बाद आप अब
अपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर या फिर इंटरनल स्टेक होल्डर से उसका सोल्यूशन डिस्कस करोगे कि हमें कैसे इस चीज को ऑटोमेट करना है या फिर किस तरीके से इसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना है। तो ये हम तब आती है जब हमारा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर बोल तो कुछ रहा है और कर कुछ रहा है, ये तब चीजें आती है। तो कंपनी आपको साइट पे भी भेजेगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रोजेक्ट आपके पास है तो यू हैव टू विजिट द प्लांट एज वेल कि प्लांट के अंदर हो क्या रहा है। तो अभी इंडस्ट्री 5.0 चल रहा है, तो इंडस्ट्री 5.0 में प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस आ गया है। तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में आप किस तरीके से चीजों को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, बना रहे हो, शटडाउन को कैसे हैंडल कर रहे हो, बिजनेस को कैसे हैंडल कर रहे हो, प्रोडक्शन को कैसे हैंडल कर रहे हो, वो सारी चीजें प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में आती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब लोगों को? ये मैं ही बोले जा रहा हूँ इधर से। आकाश, ये Yes, sir. ऑब्जर्वेशन है कितना कॉमन है? ऑब्जर्वेशन डिपेंड करता है कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट कौन कौन से आ रहे हैं। मैंने बोला कि मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट चाहिए, तो उसमें देर इज नो ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। तो ऑब्जर्वेशन वहां काम आता है जहां पे एक सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो और वो डिपार्टमेंट के बंदे क्या कर रहे हैं लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन कंपनी में आप जाओगे या जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं, मैकेनिकल प्रोडक्ट बन रहे हैं, हार्ड प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो वहां पे लोग नहीं बता पाते। तो आकाश, इस हिसाब से तो बीए को फिर सप्लाई चेन की भी नॉलेज हो, क्वालिटी मैनेजमेंट की भी नॉलेज हो, क्योंकि वो खुद कैसे डिड्यूस करेगा अगर वो ऑन साइट जाके ऑब्जर्व करेगा तो? ऑन साइड आप अकेले नहीं जाओगे, ऑन साइड आप अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को लेके जाओगे। अगर मैं सप्लाई चेन की ही बात करूं तो आप अकेले नहीं जाओगे क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज नहीं है तो आप अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के ही साथ जाओगे जिसको पूरा उसी के अंदर 10-12 साल 15 साल का नॉलेज है। ठीक है, तो हमेशा बिजनेस एनालिस्ट नहीं जाता है, उसके साथ या तो उसको इतना एक्सपीरियंस हो, इसीलिए डोमेन एक्सपीरियंस बिजनेस एनालिस्ट मांगते हैं हमेशा कि हेल्थ केयर का डोमेन हो, सप्लाई चेन का डोमेन हो, एफएमसीजी का डोमेन का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तभी हम लोग बनते हैं जब हमारे पास एक डोमेन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच गया हो। हमें सब पता है हेल्थ केयर का कौन सा क्या होता है, हिप्पा क्या होता है, HL7 क्या होता है, GDPR क्या होता है, सब कुछ पता, कंप्लायंसेस क्या। समझ में आया कि नहीं आया? यस, यस। ठीक है, फोर्थ टेक्निक बहुत ही कॉमन टेक्निक जिसको मैं बोलता हूं क्वेश्चन एराज। क्वेश्चन एराज, ठीक है, तो क्वेश्चन एराज में सिंपल हम लोग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं और क्लाइंट को सेंड करते हैं, या फिर अगर हम लोग मीटिंग में हैं तो मीटिंग में हम लोग क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। अभी मैं सिर्फ एलिसिटेशन टेक्निक्स की बात कर रहा हूं, अभी मैंने ये नहीं बताया कि आपको मीटिंग करनी कैसे है, क्वेश्चन एराज कैसे क्रिएट करने हैं। यहाँ पे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आया है रिक्वायरमेंट का, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यू हैव टू क्रिएट और यू हैव टू मेक द क्वेश्चंस जो आप मीटिंग में पूछोगे क्लाइंट से। तो दिस इज क्वेश्चन एराज। वो क्वेश्चन एराज कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। कोई ई कॉमर्स की रिक्वायरमेंट है तो कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चंस लाइक मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट या फिर कौन कौन से बिजनेस ड्राइवर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, पेमेंट का क्या सिनेरियो रहेगा, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है जो आपको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बनाने में ब्लॉक कर, तो कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन एराज हैं, ये क्वेश्चन एराज जब हेड ऑफ सेल या फिर सेल्स टीम कहीं पे बिड करती है या फिर कहीं पे क्लाइंट को केटर करती है, क्लाइंट को मैसेज कर रही है, तो जब क्लाइंट के साइड से कोई भी रिवर्ट आएगा दैट इज कंसिडर एज ए लीड, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट पे
हम लोग 4-5 क्वेश्चन जो है वो क्लाइंट को एंगेज रखने के लिए शेयर करते हैं, वो भी बिजनेस एनालिस्ट बना के सेल्स टीम को देता है कि ये वाले क्वेश्चंस आप क्लाइंट को शेयर कर दो, ताकि क्लाइंट को लगे कि कंपनी इज सीरियस। तो इन्हीं क्वेश्चंस पे हमें पता लग जाता है क्लाइंट अगर अच्छे से रिवर्ट करेगा तो क्लाइंट सीरियस है, अच्छे से रिवर्ट नहीं करेगा तो क्लाइंट सीरियस नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहां पे हम लोग क्लाइंट को देखते हैं कि वो सीरियस है या फिर टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, फिर आती है फिफ्थ पॉइंट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में सिंपल कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है या कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फीचर है, हमें समझ में नहीं आ रहा है एज अ बिजनेस एनालिस्ट, डेवलपमेंट टीम को समझ में नहीं आ रहा, तो हम उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं बैठ के विद द हेल्प ऑफ यूज केसेस कि कौन कौन सी चीजें क्या हो सकती हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। इंटरनेट में हम लोग उस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज ओपन थिंकिंग सेशन, इसको हम लोग ओपन थिंकिंग सेशन भी बोलते हैं, ओपन थिंकिंग सेशन। ठीक है, इसमें कोई जजमेंट नहीं होता, कोई गलत कुछ सही नहीं होता, सिर्फ आइडियाज अलाउड होते हैं। तो इसके अंदर जो भी इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो भी इन्वॉल्व होंगे वो सब उस प्रॉब्लम पे सोल्यूशन दे सकते हैं। दिस इज नोन एज द ब्रेनस्टॉर्म। तो सब लोगों को, यहाँ जितने लोग हैं सबको पता है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है। ठीक है, फिर हमारे पास 6 पॉइंट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट एनालिसिस। डॉक्यूमेंट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट एनालिसिस सिंपल सी बात, जैसे मैंने अभी यहाँ पे पीछे बताया है, क्लाइंट की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट आ रहा है, उसको हम लोग एनालाइज करने के बाद उस प्रोजेक्ट को मूव ऑन कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। कभी कभी क्लाइंट की तरफ से सिर्फ और सिर्फ उनका फिग्मा आ जाता है, जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट द फुल वेबसाइट डिजाइन, उनको सिर्फ उसको कोडिंग में कन्वर्ट कराना है, उनको लाइव करानी है, तो उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कितने टाइप के एनालिसिस हैं, तो यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट एनालिसिस की बात कर रहे हैं। हम लोग डॉक्यूमेंट को एनालाइज करते हैं कि करंट प्रोसेस क्या चल रहा है, रिपीटिंग मिस्टेक्स को हम लोग अवॉइड करते हैं जनरली, ओल्ड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है, एसओपीज क्या है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या है, ईमेल्स, दुनिया भर की चीजें। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 7, दिस इज फॉर नॉन टेक्निकल क्लाइंट्स, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग एक तरीके का विजुअलाइजेशन टेक्निक है। तो अगर क्लाइंट ने बोला कि मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट चाहिए, तो हम लोग उसको ई कॉमर्स की वेबसाइट ही दिखाएंगे जो हमने ऑलरेडी बना रखी है, जिनका हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो कभी कभी वर्ड्स जो है वो भी कंप्लीट नहीं होते, लेकिन विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है नॉन टेक्निकल क्लाइंट्स के लिए कि ये चीजें कैसी होंगी। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायग्राम्स एज वेल, क्योंकि वो डायग्राम्स आपके लिए भी काम आएंगे, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप अपने आइडिया को डेवलपमेंट टीम के सामने रखोगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन ही रखोगे, उनको वर्ड समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सैंपल स्क्रीन्स होती हैं, रफ डिजाइन्स होते हैं, मॉकअप्स होते हैं, वायर फ्रेम्स होते हैं, ताकि हमारे जो भी इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं वो अंडरस्टैंड बेटर कि व्हाट दे सी समथिंग। ठीक है, तो वहां हम लोग प्रोटोटाइपिंग का यूज करते हैं। तो हम लोग फिग्मा में बनाना सीखेंगे कि प्रोटोटाइपिंग वगैरह, वायर फ्रेमिंग वगैरह, मॉकअप्स वगैरह, लो फिडेलिटी, हाई फिडेलिटी, किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। 8 पॉइंट आता है लास्ट, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया था, एंड दैट इज नोन एज द यूज केसेस, या फिर रियल सिनेरियो। तो यूज केसेस में हम लोग सिस्टम कैसे यूज करेगा यूजर, दैट इज नोन एज द यूज केसेस, कितने टाइप से यूज कर सकता है, रियल लाइफ सिचुएशंस क्या होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रैपिडो है, ठीक है, तो रैपिडो में कस्टमर जो है वो नाइट में भी बुक करेगा। तो ये कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज हैं जो कि पॉसिबल ना होके भी हम लोग पॉसिबल बना देते हैं।
कैंसिल ऑर्डर हो गया तो क्या होगा, रिफंड कैसे आएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे यूज केसेस जो है वो डिस्क्लोज करते हैं एज केसेस को, एज केसेस। और एज केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी वी आर डूइंग दिस सेशन, सडनली इंटरनेट चला गया, तो एज केसेस है, क्या होगा फिर, क्या मैं दोबारा रिज्वाइन कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, या फिर मुझे सेशन दोबारा से रिफ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे एज केसेस, ठीक है। एज ए बिजनेस एनालिस्ट, अगर आपका पूरा का पूरा बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है तो इंटरव्यू टेक्निक यूज करो सबसे पहले। अगर मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व हैं तो वर्कशॉप यूज करो, ठीक। अगर यूजर बोलता है, यूजर से सिस्टम इज फाइन, ठीक है चल रहा है, बट प्रॉब्लम फिर भी आ रही है, तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक यूज करो, क्योंकि बोल कुछ रहा है हो कुछ रहा है, ठीक। पर बहुत लार्ज ऑडियंस है तो एक टेक्निक और है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वे। सर्वे तो आपने देखा होगा यूट्यूब पे, या फिर हम लोग किसी भी ऐप में कोई भी सर्विस जब यूज करते हैं तो एट द लास्ट हम लोगों को रेटिंग देने के लिए एक विंडो ओपन होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग सर्वे बोलते हैं कि हम लोग अपने आप को किस तरीके से और एनहेंस करें, दैट इज कॉल्ड सर्वे, ठीक है। रिक्वायरमेंट में अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, नहीं पता लग रहा है कि पूरा का पूरा फ्लो कैसे चलेगा, जैसे हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं ई कॉमर्स में, तो अब तो हमें सब लोगों को पता है, बिकॉज वी ऑल आर वेरी हैबिचुअल विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के पहले रजिस्टर करो, फिर लॉग इन करो, फिर प्रोडक्ट पेज पे जाओ, फिर सर्च करो, फिर ऐड टू कार्ट करो, फिर वहां से चेकआउट करो, ऑर्डर डन, पेमेंट पे। किसी को नहीं समझ में आ रहा है, डेवलपर को नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रोटोटाइपिंग का यूज हम लोग करते हैं कि इसके बाद ये स्क्रीन आएगी, इसके बाद ये आएगी, इसके बाद ये आएगी, इसके बाद ये आएगी, और इसी तरीके से हम लोग ऐप या फिर वेबसाइट को बिल्ड करते हैं। अगर रिक्वायरमेंट कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन अगर रिक्वायरमेंट में तो कैसे दूर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइपिंग से दूर करेंगे, ठीक है। किसी चीज में अगर इंप्रूवमेंट की नीड है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनका हम लोग जनरली यूज करते हैं, और ये टेक्निक्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ताकि जब इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भाई रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक्चुअल में कैसे करते हो, तो उसको ये चीजें एक्सप्लेन कर सको कि विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स हम लोग ये चीजें करते हैं और इन इन चीजों को हम लोग रिमूव करते हैं। तो बहुत सारे जो बिजनेस एनालिस्ट हैं वो कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं कि सिर्फ मैनेजर मैनेजर का इंटरव्यू लेंगे, जो उनके सामने आएगा सिर्फ उनका इंटरव्यू लेंगे, उनको पता ही नहीं कि सामने वाला जो भी बैठा है इज द रियल पर्सन और नॉट, ठीक। तो रियल यूजर से सबसे ज्यादा आपको बात करनी है, रियल यूजर से, जिनको वो सॉफ्टवेयर, जिनको वो ऐप, जिनको वो प्रॉब्लम वहां पे हो रही है, उनसे बात करो। नॉट लाइक पूरा का पूरा जो भी उस कंपनी का बॉस है या फिर सीटीओ, उनसे बात नहीं करनी है। उनसे भी बात करो, लेकिन रियल यूजर से भी बात करो, ताकि अंडरस्टैंड कर पाओ कि सर्विस लेवल पे क्या चल रहा है। तो सबसे ज्यादा हम लोग एज्यूम करते हैं चीजों को, तो एज्यूम नहीं करना, हमेशा वो चीज पूछनी है। ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी आएंगे, आपको लगेगा नहीं ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वरना सामने वाला ये समझेगा कि बिजनेस एनालिस्ट जो है वो एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ आता है माइंड के अंदर, जब भी आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग वगैरह करो, एज्यूम कुछ मत करो, जो भी मन में आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है, आस्क। So asking the right question to right stakeholder at the right time, वो बहुत जरूरी है। So ये कुछ चीजें हैं जिन पे हम लोग करते हैं। तो रिक्वायरमेंट डोंट कम आउट ऑटोमेटिकली, हमेशा ध्यान रखना। ए बीए मस्ट पुल देम आउट स्मार्टली विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल में हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। मेरी मीटिंग अगर 7 बजे है, तो अभी मेरे पास अगर 5 भी बजाए, 6 भी बजाए, या 6:30 भी बजाए, या फिर 4 भी बजाए, तो मेरा जो प्री फेस है उसमें मैं क्या क्या चीजें प्रिपेयर करूंगा, कौन कौन सी चीजों को कलेक्ट करके रखूंगा,
ताकि एट द मोमेंट जब क्लाइंट मुझसे पूछे तो मैं उनको वो चीजें दिखा सकूं, बता सकूं, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद जब मीटिंग एंड होगी तो आपको क्या करना पड़ता है एज ए बिजनेस एनालिस्ट, व्हाट अबाउट MOM, और कैसे आप फिजिबिलिटी एनालिसिस को चेक करोगे, कैसे आप इन चीजों को देखोगे, कौन कौन से एनालिसिस हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद क्लाइंट को दोबारा मीटिंग के लिए कैसे हम लोग बुलाएंगे, सब सारी चीजें हम लोग उस क्लास में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक। आकाश, मेरा क्वेश्चन है कि जो भी टेक्निक्स है, ये सारी टेक्निक्स में just, मैं बोलूँ तो कॉमन थिंग्स है, मतलब, और या फिर ये ऐसा कुछ इट्स बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस बेसिकली व्हाट आई सी दिस टेक्निक्स कि भाई पहले ये कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसे नहीं तो मतलब ये चीजें हम यूज करके टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट मोर क्लियरली, आई गेस। या फिर ये कुछ ऐसा कि हार्ड एंड फास्ट यही टेक्निक्स है कि नहीं इनको ही यूज करना है, या ये थियोरेटिकल है, कुछ ऐसा है क्या? देखो, ये सिर्फ टेक्निक्स के नाम है। एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो यही टेक्निक्स हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स यूज करते हैं और इन्हीं से ही आउटपुट निकलता है। That's what I'm saying. Yeah. इंटरव्यू इज द गुड। सबसे पहली चीज मेरी जो फेवरेट है वो है प्रोटोटाइपिंग। अगर मैंने क्लाइंट को वो चीज दिखा दी जो जो उसकी नीड है, उसकी वांट है, तो सारे क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाते, वो कुछ पूछेगा ही नहीं। फिर वो जंप हो जाएगा, लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉस्ट एस्टिमेशन एंड द टाइमलाइन, बस। बस इसमें मुझे एक चीज थोड़ा समझ में जो नहीं आया क्लियरली कि टू क्लियर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट से कुछ भी, तो उसको या फिर टू गेट देम ऑन द सिंगल पेज, तो वो हम कैसे क्लियर करें? बिकॉज समटाइम व्हाट हैपेंस कि इंटर डिपार्टमेंट ही एक आर्गुमेंट होता है किसी पर्टिकुलर ऐप को लेकर के या पर्टिकुलर चीज को लेकर के। अब वहां पर वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट वन डिपार्टमेंट या फिर अंडरमाइन वन डिपार्टमेंट एंड कि हम दूसरे को ज्यादा लेके चलें, एंड उनका जो डिसीजन मेकिंग है दैट इज हैपनिंग थ्रू सम different department, but ultimately we need to go through all the departments to understand what they need, what they're looking for, what is the pain point they are going through. So but कई बार होता है कि ना बहुत बहुत ज्यादा क्लैशेस होते हैं, स्पेशली जैसे मैं लॉजिस्टिक्स की बात करूं, कोई मतलब लॉजिस्टिक कंपनी है तो उसमें जो आपके डिलीवरी चैनल्स हैं उनके कुछ अलग कहानी है, वहीं पे जो मैनेजमेंट है उसकी कुछ अलग कहानी है, तो इन सब चीजों को लेकर के। देखो, मेरे पास दो डिपार्टमेंट है, अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ इस चीज को। एक डिपार्टमेंट X है, एक डिपार्टमेंट Y है। दिस इज फर्स्ट सिनेरियो। और ये एक फीचर है, ये दूसरा फीचर है। ये डिपार्टमेंट बोल रहा है पहले ये फीचर बनेगा, ये डिपार्टमेंट बोल रहा है नहीं पहले ये बनाओ। करेक्ट। एज अ बिजनेस एनालिस्ट, हाउ यू हैंडल दिस कॉन्फ्लिक्ट? दिस इज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें अपने मुंह से कुछ बोलना ही नहीं है। पहली बात, हमें सिर्फ अगर ये चीज मीटिंग में हो रही है तो मीटिंग में सिर्फ वहां पे सुन लो, एंड सुनने के बाद एक बहुत अच्छी लाइन है, वो लाइन ये है कि कैन यू प्लीज गिव मी सम टाइम, लेट मी डिस्कस विद माय डेवलपमेंट टीम अबाउट द प्रॉस एंड कॉन्स एंड अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द करंट सिचुएशन, देन आई विल कम बैक टू यू विद द सोल्यूशन। ये बहुत अच्छी लाइन है और ये मुझे बहुत अच्छी लाइन लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फीचर के साथ और दूसरे फीचर के साथ, दोनों फीचर के साथ आप प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ वो चीज डिस्कस करो। क्योंकि बनाने वाले कौन है? ये लोग हैं। कोड कौन लिखेगा? ये लोग लिखेंगे। इंटीग्रेशन कौन करेगा? ये करेंगे। रिग्रेशन कौन करेगा? यूनिट कौन करेगा? ये सारी चीजें करेंगे जनरली। ठीक है, अब मैं इनसे पूछूंगा क्या पहला फीचर पहले बनेगा या फिर दूसरा फीचर पहले बनेगा? अब दोनों एक साथ तो नहीं बनेंगे ना। तो मुझे ये पहले बताएंगे कि ये वाला फीचर पहले बनेगा, तो मैं इनसे पूछूंगा व्हाई नॉट टू, व्हाई फर्स्ट। तो यहाँ पे मुझे प्रॉस मिलेंगे, कुछ कुछ कॉन्स मिलेंगे, यहाँ पे कुछ प्रॉस मिलेंगे, कुछ कॉन्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉस एंड कॉन्स दोनों को लेके हैं, तो मैं इस वाई डिपार्टमेंट से ये बोलूंगा कि अगर आप सेकंड फीचर बनवाते हो तो ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिसके आने वाले टाइम में आपका जो ऐप है, उसका जो कोडिंग पार्ट है, ये जो भी बैकग्राउंड बैकएंड वाला पार्ट है वो हर्ट हो सकता है। तो इस पॉइंट पे तो कोई भी डिपार्टमेंट अपनी कंपनी का नुकसान चाहेगा नहीं, तो आराम से ऑटोमेटिकली इसी के साथ हो जाएगा कि ठीक है पहले आप फर्स्ट बनवाओ, देन वी विल मूव टू सेकंड। प्रॉब्लम सॉल्व।
So basically, we are simply first of all, it's a decision making. कि पहले हाँ तो उस conflict से बाहर आके then we decide and then we are trying to convince either one of the department as per our technical team feasibility कि what would be done in what time या कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा accordingly. हाँ जी Need to करेक्ट make them understand. Correct? करेक्ट It's clearly decision making. That's what I'm realizing here, डिसीजन isn't मेकिंग it? Yes. तो डिसीजन मेकिंग बीए इसलिए नहीं लेगा क्योंकि बीए को वो टेक्निकल पार्ट वाला इम्पैक्ट नहीं पता है Mhm. वो इनसे पूछने के बाद फिर इन लोगों को बताएगा क्योंकि इन लोगों को भी नहीं पता है अगर मैं रियलिटी बताऊं तो ये सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ऑन द बिहाफ ऑफ अवर रिक्वायरमेंट नहीं हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है नहीं हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है इस तरीके से ये इस पॉइंट पे पहुंचते हैं आपको ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा इन लोगों से कि व्हाई फर्स्ट व्हाई नॉट सेकंड या फिर ये बोल रहा है कि पहला ये बनेगा दूसरा नहीं बनेगा तो इससे क्रॉस क्वेश्चंस करो व्हाई फर्स्ट व्हाई नॉट सेकंड व्हाट आर योर पेन पॉइंट्स इसके पेन पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी वो चीज ठीक है अच्छा समझ में आया सेशन Sir, hello. Are you there, sir? ये सही है Sir, as we follow agile methodology in our development cycle, sir, we work on multiple features simultaneously. ठीक है So why there is a question of this feature is work in first, which one feature we work on first? We work on both multiple feature simultaneously, no? so if these are the features that is good to go we can easily take these both features in one sprint and deploy at the same time but what if these are epics or these are modules वो तो आप नहीं बना सकते क्योंकि मॉड्यूल तो वैसे ही बहुत बड़ा है तो मॉड्यूल कंटेन्स ए नंबर ऑफ फीचर्स जैसे फॉर एग्जांपल इन ई कॉमर्स देयर इज अ मॉड्यूल ऑफ यूजर ऑथेंटिकेशन सो अंडर यूजर ऑथेंटिकेशन देयर इज अ लॉगिन पार्ट रजिस्ट्रेशन पार्ट फॉरगेट पासवर्ड पार्ट राइट तो फीचर्स हैं तो आप कंसीडर कर सकते हो वन स्प्रिंट अगर फीचर्स नहीं है बहुत बड़े बड़े मॉड्यूल्स हैं देन यू कैन नॉट एबल टू कंसीडर क्योंकि वो वहां पे आप पैरेलली कुछ नहीं कर सकते But sir, if question of a module, so opposite team also understand that this cannot be integrated or there is no question of first feature, first module. The module is a larger part, and they can also understand that. It's a, sir, I think it's a understanding part, na, sir. अंडरस्टैंडिंग पार्ट बट बिजनेस ओनर्स नहीं समझते उनको समझाना पड़ता है वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनका सिर पैर नहीं होगा बट आपको बनाना है वो सिर पैर हमें समझ में आता है वी आर फॉलोइंग हमें पता है एजाइल मेथड व्हाट इज एजाइल मेथोडोलॉजी बट सामने वाले बिजनेस ओनर को नहीं पता व्हाट इज एजाइल मेथोडोलॉजी व्हाट इज स्प्रिंट व्हाट इज टाइम बॉक्स व्हाट इज बर्न अप चार्ट बर्न डाउन चार्ट नहीं पता उनको हमें वो चीज पता है इसलिए हम लोग थोड़े से अंडरस्टैंडेबल पॉइंट ऑफ टाइम पे या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पे हैं बट उनको नहीं पता है तो फिर उनको बताना पड़ेगा ठीक है ओके चलो ठीक है गाइस